तो अपन ने कल सैटरडे को प्रोफेशनल एथिक्स स्टार्ट किया था। अगर हम देखें तो वहां पे द सी एक्ट 1949, आई मीन डूज एंड डोंट्स आर बेस्ड ऑन फोर थिंग्स: सी एक्ट 1949, सी ए रेगुलेशंस 1988, काउंसिल जनरल गाइडलाइंस एंड डिसीजंस ऑफ द एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड। थोड़ा हमने चालू किया था बेसिक कंसेप्ट्स के साथ, दैट इज पार्ट वन। पहले बेसिक कंसेप्ट में हु इज अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट, जिसका नाम किसके अंदर डाला गया है, रजिस्टर ऑफ मेंबर। फाइनल एग्जाम किया है, प्रिस्क्राइब ट्रेनिंग कंप्लीट की हुई है। बट किसका नाम नहीं जा सकता है रजिस्टर ऑफ मेंबर में? जो आईसीयू में बैठा हुआ है। कौन होता है आईसीयू? जो माइनर है, पर यहाँ पे माइनर का एज कितना है, 21 ईयर्स। फिर ही इज रिमूव बाय आईसीआई ड्यू टू मिसकंडक्ट, या तो इंसॉल्वेंट है। बट लेकिन अगर इंसॉल्वेंट अगर मिसफॉर्च्यून की वजह से हुआ है, याद करो वो फार्मर है, अगर समझो वहां पे उसकी बदनसीबी की वजह से हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका नाम आरओ में डाला जा सकता है। नेक्स्ट इज कन्विक्टेड बाय कोर्ट एंड ही इज अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। फिर उसके बाद रिमूवल फ्रॉम द नेम ऑफ द रजिस्टर, किसका नाम निकाला जा सकता है? जहां पे द पर्सन हु इज डेड, या तो हु फ्रॉम whom द रिक्वेस्ट हैज बीन रिसीव्ड टू दैट इफेक्ट, या हु हैज नॉट पेड द प्रिस्क्राइब्ड फीस रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय हिम, who is found to have been subject at any time when he was entered in the register of member, or who at any time thereafter has become subject to disabilities। फिर उसके बाद उसका नाम वापस रिस्टोर किया जा सकता है। यस, कब से? अगर वो सेम ईयर में फीस पे कर देता है, तो जिस दिन से नाम निकाला गया था वही दिन से रिस्टोर कर दिया जाएगा। सेम ईयर में नहीं पे करता है, तो जिस दिन से रीपे करेगा उस दिन से उसका नाम रिस्टोर किया जाएगा। कोई ऑर्डर की वजह से अगर उसे रिमूव किया गया था, तो इन दैट केस ऑर्डर में जो लिखा रहेगा उसके बेसिस के ऊपर। नेक्स्ट अगर हम देखें पेनल्टी, तो काफी सारे लोग थे जो सीए नहीं थे, बट फॉल्सली क्लेमिंग टू बी अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट यूजेस द डेजिग्नेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट। या तो सीए थे बट सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नहीं था, बट बता रहे थे कि सीओपी है, तो पहली बार पकड़े जाने पे कितने का फाइन लगाया जाएगा? 1000। दूसरी बार पकड़े जाने पे 5000 और 6 मंथ्स का इम्प्रिजनमेंट। और अब जब तक हमारे पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नहीं होता, हम प्रैक्टिस नहीं कर सकते। हमें रिमूव कर दिया गया है, तो हम अपनी कैपेसिटी में एज अ सीए रिप्रेजेंट कर सकते नहीं। कैंसलेशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है, अगर उसका नाम रजिस्टर से निकाल दिया गया है तो सीओपी नहीं हो सकता। काउंसिल अगर समझो ये कहता है कि ये जो सर्टिफिकेट इशू किया गया था, गलत इंफॉर्मेशन, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन के बेसिस पे किया गया था, मेंबर ने प्रैक्टिस करना ही बंद कर दिया गया, या तो उसने अपनी एनुअल फीस नहीं पे की हुई है। एक सीए आफ्टर बिकमिंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या कर सकता है? प्रैक्टिस कर सकता है, सर्विस या तो अदर। नाउ प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज आउट ऑफ मेजॉरिटी ऑल द क्लॉजेस, मेजॉरिटी क्लॉजेस किसको लगेंगे? सीए इन प्रैक्टिस। बट अगर तू हराम का काम करता है, तो इट इज डीम्ड के तू भी क्या है? सीए इन प्रैक्टिस। क्या था हराम का काम? होल्ड्स हिमसेल्फ इन द प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटेंसी, engages himself in the practice of accountancy, renders professional services, performs audit or other related service, and renders management consultancy service। फिर उसके बाद नीचे हम लोग को दिया गया है कि हम कौन सी सर्विसेज नहीं दे सकते। कोई नहीं है, दोनों सेम है, सेम है, यस। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट वहां पे हम लोग अदर मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस नहीं दे सकते। बट व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज? टीला, ट्रस्टी, टैक्स, executor, administrator, liquidator, arbitrator, the function of a statutory or periodic audit। ठीक है, बट लेकिन नीचे पूरा दिया गया है कि क्या क्या चीज मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस में आएगी। तो दो तरीके के मिसकंडक्ट है, एक है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, एक है मदर मिसकंडक्ट। अगर हमारे प्रोफेशन से रिलेटेड कोई कुछ गलत करता है, तो उसे हम कहेंगे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। और कोई भी चीज अगर गलत की जिसकी वजह से हमारा इंस्टीट्यूट का नाम बदनाम होता है, उसे हम कहते हैं अदर मिसकंडक्ट। तो डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म में दो शेड्यूल है, फर्स्ट शेड्यूल एंड द सेकंड शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल के जो भी चीजें है वो किसके सामने रखी जाएगी? पूरा डिसिप्लिन। जो सेकंड शेड्यूल की चीज है वो किसके सामने रखी जाएगी? डिसिप्लिनरी कमिटी। अगर पहले शेड्यूल में इफ यू आर फाउंड गिल्टी, तो रिप्रीमेंट किया जाएगा, मतलब मिलने बुलाया जाएगा, रिमूव कर सकते हैं 3 मंथ्स के लिए, और फाइन डाल सकते हैं 1 लाख।
बट सेकेंड शेड्यूल या दोनों पे मिला के अगर कुछ गड़बड़ हुई तो रिप्रीमेंट करेंगे, निकाला जा सकता है परमानेंटली या फॉर एनी ड्यूरेशन, और फाइन कितना हो सकता है, फाइन। अगर कोई भी मेंबर है जो बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन या डिसिप्लिनरी कमेटी के जो भी जजमेंट है उससे दे आर नॉट हैप्पी, तो दे कैन फाइल एन अपील विद इन 90 डेज टू द एपेलेट। फिर उसके बाद सेकेंड पार्ट हम लोगों ने चालू किया था स्केड्यूल्स, जिसमें हम लोगों ने शुरू किया सबसे पहले फर्स्ट क्लास के साथ। व्हाट वाज फर्स्ट क्लास? अलाउज एनी पर्सन टू प्रैक्टिस इन हिज नेम एज अ सीए unless such a person is also a chartered accountant in practice and is in partnership with or employed by himself। अब क्या यहाँ पे एक नॉन सी है हमारे नाम प्रैक्टिस कर सकता है? एक सीए है जो प्रैक्टिस में नहीं है, क्या वो हमारे नाम पे प्रैक्टिस कर सकता है? नो। एक सीए है इन प्रैक्टिस लेकिन वो हमारा एम्प्लॉय है, क्या वो कर सकता है? यस। सीए इन प्रैक्टिस है, वो हमारा पार्टनर है, क्या वो कर सकता है? यस। सीए इन प्रैक्टिस है पर ना तो पार्टनर या एम्प्लॉय है, क्या वो कर सकते हैं? फिर उसके बाद क्लॉज टू, pays or allows or agrees to pay or allow directly or indirectly any share, commission or brokerage in the fees or profits of professional business to a person other than a member of the institute। फिर उसके बाद नेक्स्ट कौन आ जाता है हमारा? पार्टनर, रिटायर्ड पार्टनर, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिसीज पार्टनर, member of other professional body, with such other person having prescribed qualification for the purpose of rendering such professional services from time to time in or outside India। अब ये प्रोफेशनल बॉडी में कौन आता है? पांच आते हैं। सबसे पहले क्या आता है? आईसीएसआई, फिर उसके बाद आईसीडब्ल्यूआई, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स एंड इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया। लेकिन कौन आठ लोग हैं जिसका नाम यहाँ पे प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन में आता है? आईसीएसआई। फिर उसके बाद एक्चुअली बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, बैचलर इन आर्किटेक्चर, बैचलर इन लॉ एंड एमबीए। फिर उसके बाद नेक्स्ट वहां पे क्या बोला है कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स बाय विडो और लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिसीज पार्टनर इज अलाउड प्रोवाइडेड अग्रीमेंट में वो लिखा हो। काफी बार गवर्नमेंट ही कहता है कि तुम्हें अपने फीस का एक परसेंटेज गवर्नमेंट को देना पड़ेगा जिससे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी तो चलेगी। थर्ड एक्सेप्शन वाज इम्पोर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल एक सोल प्रोपराइटर है, तो वहां पे अगर चाहे तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव गुडविल बेच सकते हैं। दो केसेस है, या तो डिस्प्यूटेड है या तो क्या है, अनडिस्प्यूटेड है, मतलब नॉर्मल केस है, या तो फिर डिस्प्यूटेड है। देखो नॉर्मल केस मतलब क्या, वहां पे समझो रमेश भगवान को प्यारा हो गया, उसके दो बच्चे थे बबलू तबलू। अब बबलू तबलू में वहां पे वो लोग के बीच में कोई भी डिस्प्यूट नहीं है, तो यहाँ पे एक साल के अंदर फ्रॉम द डेथ आईसीआई से क्या लेनी पड़ेगी? परमिशन। आईसीआई नाम अबियंस में रखेगा, मतलब इट विल नॉट बी ओपन टू एवरीवन फॉर 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ। डिस्प्यूट है तो हमें विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ जहाँ पे रिपोर्ट करना पड़ेगा आईसीआई को कि वहां पे क्या है डिस्प्यूट। आईसीआई विल कीप द नेम ऑफ द फर्म इन अबेयंस टिल द 1 ईयर फ्रॉम द सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट। फिर उसके बाद परचेज कंसिडरेशन जो है वो किसको दिया जाएगा? सामने वाला क्या होना चाहिए? सीए इन प्रैक्टिस, नो फ्यूचर शेयर और परमिशन ऑफ द काउंसिल होना चाहिए। अब ये पूरा जो चीज था वो डिस्कशन था अबाउट अ सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर की मतलब पार्टनरशिप फॉर्म है और उसके सारे पार्टनर सेम टाइम पे डेथ हो जाती है, तो इन दैट केस उनकी भी गुडविल इसी तरीके से हम बेच सकते हैं। फिर क्लॉज 3, एक्सेप्ट्स और अग्रीज टू एक्सेप्ट एनी पार्ट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द प्रोफेशनल वर्क ऑफ अ पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट। फिर क्लॉज 4 कहता है कि हम किसके साथ पार्टनरशिप करते हैं? हम 11 लोगों के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं। पहले एंटर्स इनटू पार्टनरशिप इन और आउटसाइड इंडिया विद एनी पर्सन अदर देन अ सीए इन प्रैक्टिस, मेंबर ऑफ एनी अदर प्रोफेशनल बॉडी हैविंग प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन, मतलब यहाँ पे 8 लोग आ जाएंगे। पर्सन हु फॉर हिज रेसिडेंस अब्रॉड वुड बी एंटाइटल्ड टू बी, ठीक है, मतलब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कौन था? याद करो, अगर हमारा किसी इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप है, जैसे कि कनाडा के साथ टाई अप है, समझो तुम कनाडा के अगर तुम क्या बने? सीपीए, तो अब वहां पे तुम सेम लोग क्या हो सकते हैं?
यहाँ पे इंडिया में भी रजिस्टर्ड हो सकता है, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है। और उसके साथ भी हम क्या कर सकते हैं, पार्टनरशिप। इसको छोड़ के आगे जाके काउंसिल या सेंट्रल गवर्नमेंट किसी और को परमिट करता है तो उसके साथ भी। क्लॉज 5 पे हम एक बार पढ़ पाएंगे, जो हमारा क्या हो जाता है क्लॉज 6 और क्या हो जाता है क्लॉज 7। क्लॉज 6 हमने शुरू कर दिया था, क्लॉज 6 हो भी गया था हमारा पूरा। अब क्लॉज 6 क्या है, सॉलिसिट्स क्लाइंट्स और इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय CAPR। क्या होता है CAPR, सर्कुलर, एडवर्टाइजमेंट, पर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरव्यू और बाय एनी अदर मींस। पर लेकिन हमें दो चीजें अलाउ की गई है, क्या मैं दूसरे CA इन प्रैक्टिस के पास से काम मांग सकता हूँ, यस। बट लेकिन दो कंडीशन है, मैं सुपीरियरिटी क्लेम कर सकता नहीं हूँ, मैं दूसरे क्लाइंट्स का नाम डिस्क्लोज कर सकता। जब मैं टेंडर से वहां पे काम मांग सकता हूँ तो देखो, या तो इनविटेशन आया है या तो इनविटेशन नहीं आया है। इनविटेशन नहीं आया है तो दी एंड कुछ कर सकता नहीं है। इनविटेशन आया है तो देखो, इट इज ओनली फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और इट इज ओपन फॉर अदर प्रोफेशनल एज वेल। इफ इट इज ओनली फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट तो मिनिमम फीस कोटेड होना चाहिए। बट अगर समझो इट इज नॉट फॉर अदर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, मतलब सबके लिए ओपन है, तो सबमिटिंग द टेंडर इज अलाउड इवन इफ नो मिनिमम फीस इज कोटेड। क्या हम अर्नेस्ट डिपॉजिट पे कर सकते हैं, मतलब हमें जब भी फॉर एग्जांपल टेंडर अप्लाई करना है, लोग ऐसे ही टाइम पास में ना करें, इसलिए काफी बार सामने वाले क्या मांगते हैं, डिपॉजिट। क्या हम ये दे सकते हैं, yes। सिर्फ यहाँ पे ना ये एक पॉइंट ऐड कर लो, सबमिटिंग टेंडर अलाउड इवन इफ। फिर हम लोगों ने चालू किया काउंसिल गाइडलाइंस फॉर परमिटेड एंड प्रोहिबिटेड फॉर्म्स ऑफ सॉलिसिटेशन। हम हैंड बिल्स नहीं इशू कर सकते, बट टैक्स रिलेटेड कोई चेंजेस है ऐसा कुछ है तो हम दे सकते हैं। न्यूज़पेपर में हम एडवर्टाइजमेंट नहीं दे सकते, बट अगर चेंज इन पार्टनरशिप या ऐसा कुछ हुआ है तो हम सिर्फ बेयर फैक्ट्स जो है वो बता सकते हैं। इंस्टीट्यूट की जो एडवर्ट जो जर्नल्स है, उनके जो न्यूज़ लेटर है, उसमें हम लोग वहाँ पे कोई अगर सब प्रोफेशनल चाहिए या ऐसा कुछ चाहिए तो हम लोग उसका उसके लिए दे सकते हैं, पर लेकिन सिर्फ वहाँ पे भी क्या आ जाएगा, बेयर स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स। फिर PO बॉक्स के अंदर हम एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस बॉक्स नंबर तो पुराने जमाने में PO बॉक्स नंबर हुआ करता था, तो उसके थ्रू हम एडवर्टाइजमेंट कर सकते नहीं। फिर टेलीफोन डायरेक्टरी जैसे कि येलो पेजेस और सब कुछ होता है, क्या वहां पे हमारा नाम हो सकता है, तो यस। कौन से उसमें हो सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। सिर्फ और सिर्फ वही सिटी और टाउन में हो सकता है जहाँ पे हम रहते हैं। कोई बोल्ड या अबनॉर्मल टाइप में नहीं हो सकता है। अल्फाबेटिकली होना चाहिए, और कैसे होना चाहिए, क्रोनोलॉजिकल। कोई ज्यादा अनरीजनेबल पेमेंट हम नहीं करेंगे। This particular directory should be open to all the CA in the city and the town, and it should not give the impression of publicity. That is it. Yes. Yes. पर लेकिन मैं पुणे में और दिल्ली में अपना नाम वहां की डायरेक्टरी में नाम नहीं डलवा सकता। अब मेरी डायरेक्टरी तो जहाँ पे जाए, तो ब्रांच है तो दोनों का दोनों जगह पे आ सकते हैं, लेकिन देख वो सारी चीजें सिर्फ वेबसाइट के ऊपर हो सकती है, दैट टू ऑन स्पेसिफिक पूल रिक्वेस्ट। तो ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट में मैं वापस क्लॉज 7 में डिस्कस करूंगा, बट सिंस यू हैव आस्क्ड, सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट पे हो सकता है स्पेसिफिक पूल में रिक्वेस्ट, बाकी कहीं नहीं हो सकता। बिकॉज इट विल अमाउंट टू सॉलिसिटिंग, बिकॉज जैसे मैंने लिख दिया सिंस 50 ईयर्स, तो एडवर्टाइजमेंट होगी। फिर उसके बाद क्या मेरा नाम एक पैनल के ऊपर हो सकता है, यस। तो मैं वहां पे अपना नाम पैनल के ऊपर डलवा सकता हूँ, पर मैं वहां पे रोविंग इंक्वायरी नहीं करवा सकता। अगर तुम्हें याद हो, रोविंग इंक्वायरी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन थे। हम रैंडम इंक्वायरी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को भेज रहे,
कि बताओ यहाँ पे तुमने डिपार्टमेंट बनाया, ऐसा पैनल बनाया है, पैनल बनाया तो मेरा नाम ऐड कर दूं, ये हम नहीं कर सकते। आर यू अलाउड टू कोट द फीस? यस, यू आर अलाउड टू कोट द फीस एंड प्रिंटेड जेरोक्स कॉपीज ऑफ स्केल ऑफ फीस इन रिप्लाई टू सच इंक्वायरीज इज नॉट परमिटेड। फिर 140 सबसेक्शन 4 क्या कहता है? वर्डिंग्स ऑफ हिज रिप्रेजेंटेशन। अगर हमें निकाला जा रहा है, वी हैव अ राइट ऑफ बीइंग हेard, पर हमारे वर्डिंग्स ऐसे नहीं होने चाहिए जिसकी वजह से पब्लिसिटी लगे। फिर उसके बाद कोचिंग क्लासेस से रिलेटेड मैं अपने आप को एसोसिएट करके एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकता। इनफैक्ट कोचिंग क्लास के बाहर भी मैं जो सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ उसी का नाम होगा, मेरे फॉर्म का नाम हो सकता है। वर्ड ऑफ माउथ इज ओके, वर्ड ऑफ माउथ इज तो अभी वो, हाँ, एनी डे होते हैं ना, उसी से तो हमें काम मिलेगा, तो उससे आईसीआई को प्रॉब्लम नहीं। हाँ, अब मैं अनाउंस नहीं कर सकता, पब्लिसिटी नहीं कर सकता, ठीक है। आई कैन मेंशन आई एम प्रैक्टिसिंग सीए, बट ऐसा मैं अनाउंस नहीं कर सकता मैं प्रैक्टिसिंग सीए हूँ, तुम्हारे पास कुछ काम होगा तो आके मेरे को दो, ऐसा सब मैं नहीं कर सकता। एक्सेप्टेंस ऑफ द ओरिजिनल प्रोफेशनल वर्क। याद करो, फॉर एग्जांपल अनुराग ने जैनम को किससे इंट्रोड्यूस करवाया था एक सेमिनार में? दीप्ति तिमरी से। अब क्या जैनम डायरेक्टली दीप्ति तिमरी के साथ पास जाके काम ला सकता है? नहीं। बट दीप्ति तिमरी भी डायरेक्टली किसको अगर समझो जाके अप्रोच करती है? जैनम। तो जैनम क्या बोलेगा? ठीक है, आई विल एक्सेप्ट द वर्क इफ यू कम वाया अनुराग। फिर पब्लिकेशन ऑफ बुक्स, क्या हम बुक्स लिख सकते हैं? यस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहां पे अपना डेजिग्नेशन भी ले सकते हैं, सीए फॉर्म भी लिख सकते हैं। पब्लिक इंटरव्यू, ऐसा मत करो जिसकी वजह से रिजल्ट इन पब्लिसिटी। अब तुम खुद तो नहीं बोल रहे हो, बट लेकिन तुम लोग ने जो सामने जो होस्ट है उसको अपना पूरा प्रोफाइल दे दिया, वो तुम्हारे बारे में बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, तो नहीं चलेगा। फॉर्म नेम और सारी चीजें वहां पे नहीं बोल सकते, ठीक है। अब काफी बार है ना, तुम लोग देखोगे ना सीएनबीसी आवाज और सबके ऊपर, अ लॉट ऑफ टाइम्स यू विल सी कि वो लोग नीचे फॉर्म नेम लिख रहे हैं, ठीक है, बट टेक्निकली क्या ये अलाउड है क्या? फिर बाद में है कि हम ग्रीटिंग कार्ड इशू कर सकते हैं। यस, फॉर एग्जाम्पल लेट अस से रमेश के यहाँ पे पूजा है, तो वहां पे क्या वो इनवाइट दे सकता है? यस। बट याद करो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, हमने क्या डिस्कस किया था? जिसके उधर पूजा है उसी के रिलेटिव्स, उसी के क्लोज फ्रेंड्स के उधर, उसके पार्टनर के रिलेटिव या क्लोज फ्रेंड्स को उधर हम भेज सकते हैं। फिर एक नया पॉइंट आया है जो मेरे हिसाब से भाई सही नहीं था। अगर तुम्हारा सिल्वर, गोल्डन, डायमंड, प्लेटिनम सेकेंडरी सेलिब्रेशन होता है तो तुम न्यूज़पेपर या न्यूज़ लेटर में वहां पे छाप सकते हो। फिर उसके बाद हम लोग स्पॉन्सरशिप नहीं दे सकते, पर आईसीआई ने बोला कि उन्हीं की जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइजिंग यूनिट है जो सीपी के थ्रू अप्रूव्ड है, वहां पे तुम स्पॉन्सरशिप देना चाहो तो दो। यहाँ पे सीएसआर करते हो वहां पे प्रीफिक्स सीए लगाओ, पर फर्म नेम या सीए का लोगो मत यूज करो। शेयरिंग फर्म प्रोफाइल विद द प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट, तो अगर सामने से क्लाइंट मांग रहा है तो हम दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मत दो विच यू आर प्रोहिबिटेड। फिर बाद में टेलीविजन क्लाइंट का, हमारे यहाँ क्या टेलीविजन क्लाइंट हो सकता है? यस। बट लेकिन वहां पे जब नाम आ रहे हैं आफ्टर क्रेडिट्स में नाम आ सकते हैं, बट लेकिन वही सिंपल इफेक्ट्स के साथ और कोई अलग से इफेक्ट हो सकते हैं। नहीं कर सकते, होता है वो अलग बात है, करते हैं जब तक ऐसा चोरी करते हुए पकड़े नहीं गए, कोई बात नहीं, बस वैसा ही है, बाकी इट इज नॉट नॉट। आईसीआई का कोई यूनिट है जैसे कि डब्ल्यू आई आर सी ने कुछ किया, भी उनके कोई ये ने किया, वहां पे अगर करना चाहो तो करो, वहां पे चलेगा। आईसीआई के जो भी चीजें हैं वो लोग में वहां पे हम करना चाहते हैं तो प्रॉब्लम नहीं। पर अगर ऐसा ही कोई अगर फालतू नहीं हुआ और वहां पे मैंने स्पॉन्सरशिप दे के वहां पे अपना नाम डलवा दिया तो नहीं चाहिए। फिर क्या मैं एजुकेशनल वीडियोस अपलोड कर सकता हूँ? यस, सिर्फ एक ही चीज क्या बोली है, वहां पे नीचे तुम्हारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स और सब कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट अपन ने चालू किया, क्वेश्चंस करने के बाद हमने वेबसाइट के साथ आगे चालू किया। वेबसाइट में हम लोग ने पढ़ा व्हाट आर द परमिटेड फीचर्स। तो अ सीए फर्म आर फ्री टू क्रिएट अ वेबसाइट, तो जो भी फॉर्मेट या जो भी कलर में हो कोई फर्क पड़ता नहीं है। क्या मैं वहां पे प्रोफेशनल स्टेशनरी पे वहां पे अपने वेबसाइट का एड्रेस लिख सकता हूँ? यस।
वेबसाइट जो भी है हमेशा सिर्फ कौन से मोड के ऊपर होगी, फुल पुश मोड के ऊपर हो सकती ही नहीं है। जो भी इंफॉर्मेशन है वेबसाइट के अंदर वी कैन नॉट सर्कुलेट इट थ्रू ईमेल और एनी अदर टेक्निक। वी शुड नॉट सॉलिसिट पीपल टू विजिट देयर वेबसाइट। फिर क्या क्या परमिटेड इंफॉर्मेशन है, पहला है नेम ऑफ द मेंबर, फॉर्म, ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, फिर बाद में मेंबर्स, जॉब्स, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, फिर नेचर ऑफ सर्विसेज रेंडर, बट ये सिर्फ पुल रिक्वेस्ट के ऊपर हो सकती है। पार्टनर्स नेम, their qualification, year of qualification, employees name and their qualification, job vacancies including articleship, number of article assistant, nature of the assignment handle, बट लेकिन वापस ये सारी चीजें सिर्फ कौन से रिक्वेस्ट के ऊपर सकती है, पुल रिक्वेस्ट। प्रोहिबिटेड इंफॉर्मेशन में क्या आ जाएगा, बोला सबसे पहले नो फोटोग्राफ अदर देन द पासपोर्ट स्टाइल फोटोग्राफ, फिर नो रेफरेंस टू एनी अदर वेबसाइट, बट लेकिन मैं वहाँ पे चार अलग अलग लोगों की वेबसाइट का रेफरेंस दे सकता हूँ, आईसीआई, उसके रीजनल ऑफिसेस, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट, फिर एआईसीपीए, आईसीएडब्ल्यू एंड सीआईसी। कोई लोगो नहीं होगा अदर देन द लोगो दैट इज प्रिस्क्राइब बाय आईसीआई। उसके ऊपर हमारे वेबसाइट पे कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं आ सकती। वी कैन नॉट गिव रेफरेंस टू द क्लाइंट और हम लोग कितनी फीस चार्ज करते हैं। थोड़ी चीजें ऐसी है जो हमेशा कौन से रिक्वेस्ट के ऊपर होगी, पुल रिक्वेस्ट, नेचर ऑफ द असाइनमेंट वेंडर, फिर बाद में नेचर ऑफ द असाइनमेंट्स हैंडल, फिर उसके बाद एक्सपर्टीज, हमारा एक्सपर्टीज किधर है, नंबर ऑफ आर्टिकल क्लर्क्स एंड द नंबर ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। एड्रेस जो है वो सीए के नेम से जितना नजदीक हो उतना नजदीक होना चाहिए। एड्रेस शुड नॉट रिजल्ट इन सॉलिसिटिंग द क्लाइंट। फिर उसके बाद ठीक है, ये वाला अपन ने एड्रेस ऑफ द वेबसाइट में, ठीक है, ये वाला ही पॉइंट आई एम नॉट श्योर अपना उस दिन कवर हुआ था कि नहीं। तो एड्रेस शुड नॉट बी रिजल्ट इन सॉलिसिटिंग द क्लाइंट। मतलब फॉर एग्जांपल मैंने वहां पे लिख दिया बेस्ट ऑडिटर डॉट कॉम, क्या ये चलेगा, क्या नहीं। फॉर एग्जाम्पल नंबर वन कंसल्टेंट डॉट कॉम, ऐसे सारे नाम नहीं चलेंगे, हमारे सीए फॉर्म के नाम के आजू बाजू होने चाहिए। सर्च इंजन में क्या हमारा नाम हो सकता है, यस, कौन से क्राइटेरिया के अंदर, सीए, बट याद करो एक और चीज मैंने बताया था, इंडियन सीपीए के अंदर भी हो सकता है, जो बाहर वाले कंट्री वाले हैं वो लोग क्या सर्च करेंगे, इंडियन सीपीए। आईसीआई को पहले हमें 30 डेज के अंदर वहां पे इंटीमेट करना पड़ता था, बट लेकिन अब हम लोग को जब भी एनुअल मेंबरशिप की फीस भरेंगे तब इंटीमेट करना। क्या मेरे वेबसाइट का लिंक सोशल वर्क नेटवर्क साइट पे हो सकता है, यस, लिंक्डइन पे या इंस्टाग्राम पे हो सकता है, बट लेकिन वी कैन नॉट सॉलिसिट पीपल। क्या हम ऑनलाइन एडवाइस दे सकते हैं, यस, फ्री ऑफ चार्ज भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑनलाइन थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स, कौन सा एग्जांपल लिया था अपन ने, कोटक बैंक का। काफी बार कोटक बैंक जैसी बैंक और सब लोग क्या करते हैं, सर्विसेज देते हैं, जहाँ पे क्लाइंट को कोई कंसल्टेशन चाहिए तो उनके वेबसाइट के ऊपर आके मांगेंगे। हम एज चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या वहाँ पे ये सारी सर्विसेज दे सकते हैं, यस, पर कहीं पे भी हमारा कॉन्टैक्ट एड्रेस नहीं होना चाहिए, फोन नेम नहीं होना चाहिए, सिर्फ हम लिख सकते हैं नाम के आगे सी। एप्लीकेशन में सर्विस प्रोवाइडर अग्रीगेटर जैसे कि अर्बन क्लब, यहाँ पे जो भी हमारे प्रोवाइडर्स सर्विस प्रोवाइडर है, कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन, ये सबको इकट्ठा करता है। क्या हम एज चार्टर्ड अकाउंटेंट वहां पे लिस्ट हो सकते हैं। पॉइंट नंबर 9, स्पेशल डायरेक्टरीज, जैसे कि हमारे समाज के लिए हम लोग ने एक स्पेशल डायरेक्टरी बनाई कि हुज हु, मतलब कौन क्या कर रहा है, तो वहां पे ये चलेगा, यस, हम हमारा नाम वहां पे डाल सकते हैं। क्वेश्चन बैंक किया था कि बाकी था, बाकी है, बोलो। देखो वहां पे अगर समझो क्लाइंट ने स्पेसिफिकली सामने से इंक्वायरी मांगी है तो हम वो दे सकते हैं ऑन स्पेसिफिक पुल रिक्वेस्ट के ऊपर। हाँ, नहीं पर लेकिन क्लाइंट ने अगर कुछ मांगा तो हम बता सकते हैं, सामने से नहीं। वही बोल रहा हूँ, स्लाइड में टेक्निकली ऐसा लिखा हुआ है कि अगर क्लाइंट सामने से मांग रहा है तो हम बता सकते हैं। बाकी हम लोग प्रेजेंटेशन ही ऐसा सीधा चालू नहीं कर सकते कि भाई हम लोग ने ये क्लाइंट्स का काम किया है। तो टेक्निकली ऐसा है कि इफ दे आस्क वी कैन प्रोवाइड, बाकी
नेक्स्ट क्वेश्चन बैंक करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक। अपन ने क्लॉज 6 का आधा क्वेश्चन बैंक तो ऑलरेडी कर लिया था, अब ये वेबसाइट से रिलेटेड की आगे की चीज है। तो सब रीड करो। XYZ फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट क्रिएटेड वेबसाइट xyzindia.com, a website containing the details of the firm and biodata of the partners, also contains photograph of all the partners। मेरे को क्यों लग रहा है ये मैंने क्वेश्चन करवा दिया था। ठीक है, सो क्या वहां पे फोटोग्राफ हो सकता है? यस हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्योंकि वहां पे सेल्फी वाला हो गया है ना। क्वेश्चन बैंक हो गया। ठीक है, चलो सो अब हमें शुरू करना है आज क्लास 7 के साथ। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग हमारा भले एक लेक्चर हुआ, पर हमारा एक लेक्चर बड़ा था। हमारे एक लेक्चर में भी अराउंड 5.5 आवर्स में बहुत कंटेंट हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे यू विल हैव टू मेक श्योर टू रिवाइज इट, बिकॉज़ क्लॉज 6 इज अ वेरी कंटेंट हैवी क्लॉज। और हमारे जो बेसिक कंसेप्ट है ना वो भी बहुत हैवी है, मतलब उसके हैवी मतलब इट इज नॉट डिफिकल्ट बट इट इज टू मच ऑफ कंटेंट। ठीक है, अब वाले जो है वहां पे तुमको ऐसा लगेगा कि ठीक है चलो जा रहा है, एक लेक्चर में इतनी सारी चीजें नहीं होंगी। बट 6 के अंदर और बेसिक कंसेप्ट के अंदर बहुत सारी चीजें है, तो एक बार के लिए सिर्फ क्या कर लेना, जस्ट रीड थ्रू एंड रिवाइज इट। ठीक है, क्लॉज 7 अगेन अ इम्पोर्टेंट क्लॉज। काफी हद तक दिस इज कनेक्टेड विद क्लॉज 6 ऑल्सो। फर्स्टली लेट अस हैव अ प्लेन रीडिंग ऑफ व्हाट इज क्लॉज 7 ट्राइंग टू से। Advertises his professional attainments or uses any designation or expression other than CA on professional documents, visiting card, letterhead, unless it be a degree of university established by law in India or recognized by the CG, or a title indicating a membership of ICM or any other institution that has been recognized by the CG or may be recognized by the council, provided that a member may advertise through a write-up setting out the services provided by him or his firm and particulars of his firm subject to the guidelines issued by the council। So there are multiple points here। देखो यहाँ पे सबसे पहला क्या बोला हुआ, एडवर्टाइजेस प्रोफेशनल अटेनमेंट्स, मतलब मैंने अब तक जो भी अटेन किया हुआ है, मेरे जो भी अचीवमेंट्स है, अगर उसे मैं एडवर्टाइज करता हूँ, क्या उसे मैं क्या करता हूँ, तो आई विल बी गिल्टी अंडर क्लॉज 7। पर ध्यान रखो यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया गया, एडवर्टाइज। एडवर्टाइज वॉज ऑल्सो कवर्ड अंडर क्लॉज 6। याद करो वहां पे सॉलिसिट्स क्लाइंट्स और प्रोफेशनल बिजनेस बाय एनी मींस दैट इज नॉट ओपन टू सेम, मैंने क्या दिया था याद है, सीएपीआर सर्कुलर ए से क्या था, एडवर्टाइजमेंट। तो अगर मैं प्रोफेशनल अटेनमेंट्स एडवर्टाइज करता हूँ तो मेरे को क्लॉज 7 भी एप्लीकेबल होगा, साथ ही साथ क्या एप्लीकेबल हो जाएगा, क्लॉज 6। क्यों? क्योंकि मैं अपनी एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ। तो जब भी एडवर्टाइज किया प्रोफेशनल अटेनमेंट्स, यू विल राइट क्लॉज 7 प्लस क्लॉज 6 ऑल्सो। सेकेंड आता है यूजेस एनी डेजिग्नेशन और एक्सप्रेशन अदर देन सीए। ठीक है, तो यहाँ पे ये सेकंड वाला पॉइंट पूरा किसके ऊपर है, डेजिग्नेशन ऑन प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट, विजिटिंग कार्ड्स, लेटर हेड्स और साइन बुक्स, unless it be a degree of university established by law in India or recognized by the CG or a title indicating a membership of ICI or any other institute that has been provided by the CG। ये हमारा सेकेंड पार्ट हो गया। तो क्लॉज 7 में ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, ये हमारा कौन सा पार्ट है, सेकेंड। फिर आता है हमारा थर्ड पार्ट, प्रोवाइडेड अ मेंबर इन प्रैक्टिस में एडवर्टाइज थ्रू अ राइटअप। अब क्या होता है राइटअप, हम सीखेंगे, दिस इज द थर्ड पार्ट। तो पूरे लॉस को कितने हिस्सों में डिवाइड किया अपन ने, तीन। अब फिलहाल मैं तुम्हें कौन सा वाला पार्ट सिखा रहा हूँ, सेकेंड वाला, डेसिग्नेशन। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन बाय डेसिग्नेशन। हम अपने नाम के नीचे जो लिखते हैं ना उसे हम क्या लिखते हैं, डेसिग्नेशन। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैंने वहां पे लिखा रोहित श्रॉफ, सीए रोहित श्रॉफ के नीचे मैंने लिखा फैकल्टी
फॉर ऑडिट। ये जो है ना, ये मेरा डिजिग्नेशन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है, हम इसकी बात करें डिजिग्नेशन की, तो नाम के नीचे क्या क्या लिखा हो सकता है? इनकम टैक्स कंसल्टेंट हो सकता है, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, मैनेजमेंट कंसल्टेंट। फॉर एग्जाम्पल मैंने नाम के नीचे क्या लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इज ऑल्सो वन डेजिग्नेशन। अगर मैंने नाम के नीचे क्या लिख दिया, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, ये वापस क्या होगा, डेजिग्नेशन। तो मैं मेरे नाम के नीचे जो भी चीजें लिख रहा हूँ उसे हम क्या कहेंगे, डेजिग्नेशन, या उसे हम क्या कहेंगे, डेजिग्नेशन। अब यहाँ पे या तो यू आर इन प्रैक्टिस या तो यू आर नॉट इन प्रैक्टिस। इफ यू आर इन प्रैक्टिस यू मस्ट यूज द डेजिग्नेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट। आईसीआई ऑप्शन ही नहीं देता है, अगर तू प्रैक्टिस में है तो तेरे को नाम के नीचे क्या लिखना पड़ेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट में, और कुछ नहीं लिख सकता। मतलब अगर इफ आई एम इन प्रैक्टिस एंड आई एम टीचिंग ऑल्सो, मैं नहीं लिख सकता फैकल्टी फॉर ऑडिटिंग। मेरे को कंपल्सरी अपने नाम के नीचे क्या लिखना पड़ेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट। यू कैन नॉट यूज एनी अदर डेजिग्नेशन। क्या बोला, यू कैन नॉट यूज, मतलब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं। पर लेकिन ये डेजिग्नेशन की बात है, मैं क्या नाम के आगे डिग्री लिख सकता हूँ? यस। देखो, जब मैं नाम के आगे सी ए लिख रहा हूँ, मैं जब नाम के आगे सी एस लिख रहा हूँ, ये डिग्री है। मैं जब नाम के आगे बीकॉम लिख रहा हूँ, ये डिग्री है। मैं जब नाम के आगे एम कॉम लिख रहा हूँ, ये डिग्री है। क्या मैं नाम के आगे डिग्री अटैच कर सकता हूँ? यस। मैं डेजिग्नेशन लिख सकता नहीं। तो कहने मेंशन डिग्रीज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डिग्रीज का ऑप्शन क्या है हमारा, बीकॉम है, एम कॉम है, फ्रॉम यूनिवर्सिटीज रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ इन इंडिया और रिकॉग्नाइज्ड बाय द सीजी। अब यहाँ पे इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल दिख रहा है, इंपॉर्टेंट है। दैट इज अ डिग्री जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या की हुई है, रिकॉग्नाइज। तो अगर मैं अपने नाम के आगे इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल लिखता हूँ तो भी चलेगा, बिकॉज इट इज अ डिग्री रिकॉग्नाइज्ड बाय आईसीए, सॉरी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। एनी अदर लेटर और डिस्क्रिप्शन indicating membership of the approved body, for example CISA, that is certified information system auditor। तो ये भी आईसीआई ने अप्रूव किया है, ये हम लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। तो वहां पे हम लोग ने यहाँ पे क्या बोला, अगर इफ यू आर अ मेंबर इन प्रैक्टिस यू मस्ट यूज द डेजिग्नेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट, तुम्हारे पास और कोई भी ऑप्शन नहीं है। तुम अपने नाम के आगे कोई डिग्री लगाना चाहो तो डिग्री लगा सकते हो, आईसीआई के कोई मेंबरशिप का नाम लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर प्रॉब्लम कब आता है, समझो फॉर एग्जाम्पल एक इंसान ने लाइफ में पढ़ लिख के बहुत सारी डिग्री ली, समझो वो सीएस भी है, सीएफए भी है, लॉयर भी है, सीए भी है। ठीक है, होता है जो मल्टीपल डिग्रीज लेते हैं। अब लेट अस से ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, ही इज अ बार काउंसिल का मेंबर हु इज आल्सो इन प्रैक्टिस। ठीक है, मतलब एक लॉयर इन प्रैक्टिस है। अब वो लोग का भी इंस्टीट्यूट मना करता है कि तेरे को नाम के नीचे सिर्फ क्या लिखना पड़ेगा, एडवोकेट। और हमारा इंस्टीट्यूट क्या बोलता है, नाम के नीचे सिर्फ क्या लिखना पड़ेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो दोनों के बीच में कॉन्ट्राडिक्टरी है। इसलिए ये लोग ने क्या बोला कि देखो, लॉयर्स के लिए अगर हम बात करें तो दो विजिटिंग कार्ड बनेंगे। जब एडवोकेसी की बात होगी ना, तो यहाँ पे यू कैन नॉट यूज सीए और अदर मैटर। ठीक है, यू कैन नॉट यूज सीए। और जहां पे दूसरे सीए से रिलेटेड मैटर होंगे वहां पे हम नाम के नीचे क्या लिख पाएंगे, चार्टर्ड अकाउंट। तो वहां पे नोट लिखो।
ठीक है, ये किसके लिए था, सी एंड प्रैक्टिस। और मैं साथ में ना राइट हैंड साइड वाली चीजें भी सिखा रहा हूँ, सी फिलहाल वो ये क्लॉज के लिए रेलेवेंट नहीं है। ये क्लॉज जो हम पढ़ रहे हैं पार्ट वन ऑफ द फर्स्ट पेज, सिर्फ किसको एप्लीकेबल है, सी एंड प्रैक्टिस। तो राइट हैंड साइड वाली क्या है, सी ए नॉट इन प्रैक्टिस, वो आगे आएगा बट हम साथ में ही पढ़ ले रहे हैं, सो इट गेट्स इजियर फॉर यू। इफ यू आर नॉट इन प्रैक्टिस यू कैन यूज एनी डेजिग्नेशन। मतलब मैं सीए इन प्रैक्टिस नहीं हूं तो भाई मैं कोई भी डेजिग्नेशन यूज कर सकता हूँ। बट अगर मैंने डिसाइड किया कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट एज अ डेजिग्नेशन यूज करना चाहता हूँ, तो फिर मैं और कोई डेजिग्नेशन यूज कर सकता नहीं। आईसीआई बोलता है भाई हम अपने नाम के साथ बंटवारा चाहेंगे नहीं। अगर तू प्रैक्टिस में नहीं है, समझो फॉर एग्जाम्पल आई एम नॉट इन प्रैक्टिस, मैं नाम के नीचे क्या लिख सकता हूँ, फैकल्टी फॉर ऑडिटिंग लिख सकता हूँ। बट लेकिन अगर मैंने डिसाइड किया मैं नाम के नीचे क्या लिख रहा हूँ, चार्टर्ड अकाउंट, अब मैं दो दो डेजिग्नेशन नहीं लिख सकता। मतलब मैंने लिखा रोहित श्रॉफ, नीचे लिखा चार्टर्ड अकाउंटेंट और नीचे लिखा फैकल्टी फॉर ऑडिटिंग, दिस इज। तो यहाँ पे कैन यूज एनी डेजिग्नेशन प्रोवाइडेड दे आर नॉट यूजिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट एज अ। ठीक है, तो यहाँ पे कैन यूज एनी डेजिग्नेशन। ठीक है, तो यहाँ पे ये रिपीटेटिव आ गया। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल लेट अस से मैंने वहां पे लिखा रोहित श्रॉफ, रोहित श्रॉफ के नीचे मैंने वहां पे लिखा चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्लस मैं वहां पे लिख रहा हूँ फैकल्टी फॉर ऑडिटिंग। ठीक है, तो ये नहीं चलेगा, मैं दो दो अलग अलग डेजिग्नेशन लिख सकता। हाँ? अब डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट जो है वो मैं कहीं पे नहीं दे सकता, सिर्फ और सिर्फ मैं कहाँ पे दे सकता हूँ, वेबसाइट। उसमें भी अगर तुम्हें याद हो वहां पे भी लिख के रखो ब्रैकेट में। नेक्स्ट, मैं क्या ट्रेनिंग्स और सेमिनार्स ले सकता हूँ, यस कोई प्रॉब्लम नहीं। बट लेकिन है ना, एक अनड्यू प्रोमिनेंस नहीं देना चाहिए। मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरे को स्टैंडर्ड और ऑडिटिंग से रिलेटेड किसी को गाइडेंस देना है, ट्रेनिंग देनी है, मेरे को एएस से रिलेटेड ट्रेनिंग देनी है, क्या मैं एज अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट ये ट्रेनिंग दे सकता हूँ, यस। बट लेकिन हमारे नाम को अनड्यू प्रोमिनेंस नहीं मिलना चाहिए। मतलब मैं वहां पे सेमिनार कंडक्ट कर रहा हूँ, वहां पे लिखा हुआ है सेमिनार टू बी कंडक्टेड बाय अ पर्सन हु इज इन प्रैक्टिस सिंस लास्ट 25 years, has the industry knowledge or industry stalwart, has audited this particular companies। तो इस तरीके से सब कुछ नहीं चलेगा। मैं अपने नाम के आगे सीए लगा सकता हूँ और मैं वहां पे जाके ट्रेनिंग एंड सेमिनार ले सकता हूँ, बट ट्रेनिंग एंड सेमिनार के थ्रू मेरी पब्लिसिटी होनी चाहिए। तो अलाउड, बट undue prominence should not be given to the name of the charter। नेक्स्ट, क्या वहां पे प्रेस में मेरा नाम का एडवर्टाइजमेंट आ सकता है, नहीं। क्लॉज 6 में भी अपन ने पढ़ा था कि नहीं हो सकता, बट चेंज इन पार्टनरशिप हो रहा है तो बेयर स्टेटमेंट और सब कुछ चलेगा। अब यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं कि हम काफी बार क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट देना चाहेंगे। समझो हमें हमारे खुद के ऑफिस में टीम मेंबर की जरूरत है, तो रिक्रूटिंग स्टाफ इन द ओन ऑफिस, या तो ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट टू रिक्रूट अक्वायर डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी। फिर बाद में सेल ऑफ अ बिजनेस प्रपोर्शन व्हेन द सीए इज एक्टिंग एज अ ट्रस्टी लिक्विडेटर। तो अगर समझो मैं लिक्विडेटर की तरह एक्ट कर रहा हूँ, मेरा काम क्या होगा, जो भी कंपनीज को लिक्विडेट कर रहा हूँ उसके असेट बेच के लायबिलिटीज चुकाना। तो उसके असेट की मैंने एडवर्टाइजमेंट दी कि भाई ये क्लाइंट के पास ये असेट है, बेचना चाहते हैं, वो सारी एडवर्टाइजमेंट हो। तो यहाँ पे ना तुम्हारे दिमाग में क्या क्लियर होना चाहिए, अगर हमारी पब्लिसिटी हो रही है, हमारी एडवर्टाइजमेंट हो रही है, वो ऐसे मना करेंगे। अब एज अ लिक्विडेटर में क्लाइंट के अगर कोई एसेट बेच रहा हूँ वो तो मेरी ड्यूटी है ना, उसी के ऊपर तो मेरे को मेरा पैसा मिलने वाला है, तो क्या ये चलेगा।
वेबसाइट के ऊपर मेरे को बताओ, एवरीवन सिटिंग ऑनलाइन ऑल्सो, क्या वेबसाइट के ऊपर फोटोग्राफ अलाउड था? यस। पर कौन सा था? स्टाइल था। याद करो, पासपोर्ट साइज को हटा के अमेंडमेंट क्या बोला था? पासपोर्ट स्टाइल। अब वो लोग बोल रहे हैं क्या मेरा फोटोग्राफ है कि मैगजीन में हो सकता है? यस। बट यहाँ पे ना पासपोर्ट स्टाइल का कोई रिक्वायरमेंट, मतलब मैं यहाँ पे लोगों से सेल्फी ले रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं मोदी जी के बाजू में खड़े रह के मैं फोटो डाल रहा हूँ, या फॉर एग्जाम्पल मेरे को कोई अवार्ड दे रहा है, कोई बुके दे रहा है, क्या ऐसे सारे फोटोग्राफ चलेंगे? यस। तो फोटोग्राफ एंड ब्रीफ पर्टिकुलर्स ऑफ अ सीए इन द मैगजीन। एवरीवन सेटिंग ऑनलाइन, अगर कहीं पे बीच में अटक रहा है या नहीं सुनाई दे रहा है ना तो बताना, बस यहाँ पे मेरे को लैग दिखता रहता है काफी बार। इन केस इफ यू आर नॉट एबल टू हियर, प्लीज लेट मी नो। सो यहाँ पे इन दिस केस नो रिक्वायरमेंट ऑफ। ठीक है, सो यहाँ पे पासपोर्ट मैगजीन में कोई भी फोटोज चलेंगे, बट देर शुड बी नो पेमेंट फॉर सच फोटोग्राफ्स एंड नो मेंशन ऑफ द प्रोफेशनल अटेनमेंट्स। मतलब मैं आईसीआई की कोई मैगजीन में आ गया, या फॉर एग्जांपल कोई मैगजीन्स था, जैसे कि पता है ह्यूमंस ऑफ मुंबई करके एक अलग अलग ऑफिशियल ह्यूमंस ऑफ मुंबई करके पेज आता है, लेट अस से वो लोग ने कोई मैगजीन निकाला। ठीक है, फॉर एग्जांपल लेट अस से काफी बार फेलियर टू सक्सेस स्टोरीज प्रिंट होती है। जैसे कि एक आई नो अ पर्सन who cleared his CA final examination at 48 years. He was himself a teacher, but लेकिन उन्होंने सालों तक एग्जाम दी बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल कंडीशंस ही गिव अप। वो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते पढ़ाते ही himself, ठीक है, अपना छोटा सा गांव है, फॉरगॉट, महाराष्ट्र में, यहीं पे से एक गांव का नाम है, फॉरगॉट नेम। तो इस 48 ईयर्स ओल्ड, और जिनको थोड़ा बहुत आई में डिसेबिलिटी भी है, एंड स्टिल ही क्लियर द एग्जामिनेशन। अब फॉर एग्जाम्पल लेटर से वो प्रैक्टिस कर रहा है, उनके बारे में मैगजीन में एक सक्सेस टू फेलियर टू सक्सेस स्टोरी प्रिंट की गई है। क्या ये चलेगा? यस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे पासपोर्ट स्टाइल फोटो होना जरूरी नहीं है, बट जस्ट दैट मैं वहां पे पेड प्रमोशन नहीं करवा सकता। मैंने उसको पैसा दिया कि भाई देख यहाँ पे मेरी फेलियर टू सक्सेस स्टोरी प्रिंट कर, वो नहीं चलेगा। बाकी मेरा मैगजीन में नाम हो ना हो तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या मैं टीवी में, फिल्म में, रेडियोज और सब पे आ सकता हूँ? यस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहीं पे भी फॉर्म नेम मत दो, एड्रेस, सर्विसेज तो फॉर्म मत दो, ऐसा कुछ भी मत बोलो कि हमारी पब्लिसिटी हो। इवन जो सामने वाला होस्ट है वो भी कुछ कर सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा साइन बोर्ड। अब यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं कि देखो, यू कैन नॉट यूज ग्लो साइन बोर्ड्स और लार्ज साइन बोर्ड्स। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, हम ग्लो साइन बोर्ड, लार्ज साइन बोर्ड यही यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज रादर मोर इम्पोर्टेंट, एट रेसिडेंस नेम ऑफ द बोर्ड हिमसेल्फ इज अलाउड बट नॉट दैट ऑफ द फर्म। अब ये ना छोटा सा पॉइंट है, पर लेकिन जब क्वेश्चन में आएगा ना, लोगों की बैंड बजा के जाता है। काफी बार ऐसा लगता है कि ठीक है ना, मेरे घर के बाहर मेरा साइन बोर्ड लगा हुआ है फॉर्म नेम का, क्या फर्क पड़ता है? अब देखो, मुंबई में फर्क नहीं पड़ता। हमारे फॉर एग्जाम्पल हम सब सोसाइटीज में रहते हैं, अपार्टमेंट्स है, हमारे घर के बाहर का साइन बोर्ड कौन पढ़ के जाएगा? मैक्सिमम न्यूज़पेपर वाला और दूध वाला, और कौन ही पढ़ेगा। बट लेकिन व्हेन यू गो टू गुजरात, व्हेन यू गो टू साउथ, वहां पे ना बड़े बड़े रो हाउसेस होते हैं। व्हेन यू गो टू दिल्ली, अभी वहां पे रो हाउसेस का कंसेप्ट चलता है। और मेरा मेन रोड के ऊपर था, मैंने अपना नाम लगाया, फॉर एग्जाम्पल लेटर से मेरा बंगलो नंबर लगा दिया, प्लॉट नंबर 506 रोहित शॉप। बट लेकिन साथ ही साथ मैंने बड़े बड़े सीए फॉर्म का मेरा नाम का लगा दिया। तो अब इसकी वजह से क्या होगा, एडवर्टाइजमेंट वो रोड से जो भी जा रहा है सबको क्या दिखेगा? मेरा फॉर्म नेम दिखेगा, दिस विल अमाउंट टू सॉलिसिटिंग। इसलिए वो लोग ने बोला रेसिडेंस के बाहर सिर्फ किसका नाम हो सकता है? तुम्हारा फॉर्म का नाम हो सकता है। तो छोटा सा पॉइंट है, इनफैक्ट आज भी अपन क्वेश्चंस करेंगे तब ध्यान रखना, रेसिडेंस के ऊपर अपना फॉर्म नेम चलने वाला। बट ये पॉइंट को मैंने क्यों इंपॉर्टेंट मार्क किया, इसी के ऊपर हाल ही में एक गाइडलाइंस दिया गया विच वॉज वेरी लॉजिकल ऑल्सो। तो ये पॉइंट ऐसा है जिसके ऊपर अब तक कोई नया सवाल नहीं बना। ठीक है, बिकॉज इट इज अ रीसेंट गाइडलाइंस। ये लोग ने क्या बोला था कि देखो, पहले अगर पढ़ोगे क्या बोला हुआ है, लो साइन बोर्ड्स और लार्ज साइन बोर्ड्स अलाउड नहीं।
अब यहाँ पे वो लोग बोले कि देखो मुंबई जैसी सिटी में जहाँ पे हमारा ऑफिस ही होता है 14 फ्लोर पे। अब तुम बोल रहे हो लार्ज साइन बोर्ड में, व्हाट डू यू मीन बाई लार्ज? मतलब अगर मैं तुम्हें बोलूँ 2 बाई 4 फुट का बैनर बराबर है, यस। बट अगर वो 14 फ्लोर के ऊपर है, नीचे से 2 बाई 4 फीट का कुछ भी दिखने वाला, तो वो लोग बोल रहे हैं लार्ज जो है ना, अब हम तुम्हारे डिस्क्रिप्शन के ऊपर छोड़ रहे हैं। विजिबिलिटी के लिए जितना भी चाहिए, किसके लिए, उतना हम तुम्हारे ऊपर छोड़ रहे हैं। नाउ वी कैन नॉट गिव यू अ प्रिस्क्राइब्ड साइज। नो, अब समझो बीकेसी के एक दूर से कोने के बिल्डिंग में है, और वहां पे शायद तुम 10 फुट का बैनर लगाओगे तो भी शायद क्या हो जाएगा, छोटा। तो वो लोग ने बोला नाउ व्हाट इज लार्ज इज ऑन योर डिस्क्रिप्शन। विजिबिलिटी के लिए जितना जरूरी है उतना करो। सेकेंड, जो छोटे छोटे वापस गांव हैं, जो छोटे छोटे, फॉर एग्जाम्पल टीयर 2 टीयर 3 सिटीज है, वहां पे है ना गवर्नमेंट की लाइट्स नहीं होती है, स्ट्रीट लाइट्स नहीं होती। तो अब शाम को 6-7 बजे के बाद हमारा तो बॉडी कहीं पे नहीं दिखेगा, चलो साइज छोटा है पर दिखना तो चाहिए। तो वो लोग बोले इल्यूमिनेशन जितना भी विजिबिलिटी के लिए चाहिए वो चलेगा। तो हमने पहले ग्लो मना किया था, पर अब विजिबिलिटी के लिए ग्लो और साइज हम तुम्हारे डिस्क्रिप्शन के ऊपर छोड़ रहे हैं। पर ये लोग बोल रहे हैं कि भाई देखो तुम्हारे डिस्क्रिप्शन के ऊपर छोड़ा, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि जो वो शॉपकीपर वाले लोग जो अपना बोर्ड बनाते वैसा तुम फैंसी बोर्ड बना के आओगे। लास वेगस का कैसा बोर्ड लगा रहता है, लास वेगस आजू बाजू दुनिया भर की लाइट ऐसा घूम रही है, ये सारी चीजें चलेगी नहीं। तो पढ़ो यहाँ पे अंदर का गाइडलाइंस विथ रिगार्ड टू द size of the signboard or for his office that a member can, the matter should exercise their own discretion and good faith while keeping in view the appropriate visibility and illumination limited to the sake of visibility। मतलब मेरे को मेरा दिमाग लगाना है कि विजिबिलिटी के लिए, illumination के लिए कितना चाहिए। However, use of glow signs or lights or the large signboard as used by the traders or the shopkeeper is not permissible। तो हम लाइट अलाउ कर रहे हैं पर लेकिन उनके तरह के चमकीले चमकीले बोर्ड तुम लगा सकते, ठीक है। ये किसका था, साइन बोर्ड। तो पहले बोला ग्लो और लार्ज वाले नहीं चलेंगे, और रेसिडेंस के ऊपर सिर्फ तुम्हारा किसका नाम, खुद का नाम होगा, फॉर्म नेम नहीं हो सकता। फिर बोला भाई यहाँ पे लार्ज और ग्लो तुम्हारे उसके ऊपर छोड़ दिया डिस्क्रिप्शन के ऊपर। विजिबिलिटी इल्यूमिनेशन के लिए जितना चाहिए लगाओ, बट लेकिन जो शॉप कीपर्स है उनके जैसा मतलब। नेक्स्ट हमारा आता है लोगो प्रिस्क्राइब बाय आईसीए। ठीक है, जस्ट गिव मी 1 मिनट, मेरे को है ना एक बार वापस चेक करने दो। अब लोगो है ना, आईसीआई का नया लोगो आ चुका है, ये सबको पता है। पर लेकिन आईसीआई ने ना अब तक अपने नोट्स में इसको अपडेट नहीं किया हुआ। ठीक है, तो एवरी बैच बिफोर वी मूव हेड हम लोग एक बार सब चेक कर लेते हैं कि आईसीआई ने वो मटेरियल अपडेट किया कि नहीं किया है। तो लेट अस जस्ट गो थ्रू इफ दे हैव अपडेटेड एनीथिंग हियर। वेबसाइट पे कर दिया, पर हमारे कंटेंट में होना चाहिए ना। तो अगर तुम देखोगे तो नीचे पूरा गाइडलाइंस दिया होगा, गाइडलाइंस पूरा देखो पुराने के हिसाब से ही है ना। अब तक की ऊपर की जो गाइडलाइंस 7 पॉइंट पढ़े एक बार रिवाइज करो।
सेम ही रखा है, दे हैव नॉट चेंज एनीथिंग। बट फॉर योर रेलेवेंट एग्जाम देख लेना कि क्या है, सी वी आर नॉट श्योर कि शायद आईसीआई ने से वो 75 ईयर्स हुआ उसके लिए सिर्फ लिमिटेड पीरियड के लिए चेंज किया या परमानेंटली चेंज कर दिया है। तो अब तक वो लोग ने मॉड्यूल में वही दे हैव नॉट चेंज, बट लेकिन फॉर योर रेलेवेंट एग्जाम ऑलवेज प्लीज मेक श्योर यू चेक कि आईसीआई का लोगो गाइडलाइंस क्या क्या है। नाउ लोगो जो है वो सिर्फ कौन सा वाला लोगो होगा, प्रिस्क्राइब बाय आईसीआई। अब मैं तुम्हें क्या करवा रहा हूँ देखो, सब 2 मिनट की सांस ले लो फिर आगे बढ़ते हैं बस। लोगो गाइडलाइन पूरा करना पड़ेगा अच्छे से।
चालू करता हूँ। अब सीए लोगो जो है, यहाँ पे वो लोग ने क्या दिया हुआ है, लोगो गाइडलाइंस। अब व्हेन यू गो टू द मॉड्यूल, वो लोग ने क्या किया हुआ है, जैसे कि अपन ने यहाँ पे फॉर एग्जांपल साइन बोर्ड का भी गाइडलाइंस पढ़ा। वो लोग ने गाइडलाइंस है ना, पीछे काउंसिल जनरल गाइडलाइंस करके एक अलग से टॉपिक में दिया हुआ है। से अगर इफ यू रिकलेक्ट, अपन ने पढ़ा था कि प्रोफेशनल एथिक्स इज डिवाइडेड इनटू मल्टीपल टॉपिक्स। ठीक है, देखो यहाँ पे अपन ने पढ़ा था कि सीए एक्ट 1949, सीए रेगुलेशंस, काउंसिल जनरल गाइडलाइंस 2008, डिसीजंस ऑफ द एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड। तो यहाँ पे ना आईसीआई ने ये सारे जो गाइडलाइंस दिए हुए, कहाँ पे दिए हुए, पीछे काउंसिल जनरल गाइडलाइंस। पर मैं तुम्हें पढ़ाते वक्त क्या कर रहा हूँ, जो जो चीज रेलेवेंट है ना, उसको साथ में ही पढ़ाते जा रहा हूँ। जैसे कि साइन बोर्ड है, नाउ व्हेन वी नो साइन बोर्ड का गाइडलाइंस है, मैं उसको वापस बाद में पढ़ाऊँ, उससे अच्छा यहीं पे पढ़ा लेता हूँ। तो क्वेश्चन भी इसी के साथ कनेक्ट करके लोग पूछ रहे हैं। वैसे ही जो लोगो है, वो लोग ने मॉड्यूल में सिर्फ क्या वहां पे प्रिंट किया हुआ है, प्रिस्क्राइब बाय आईसीआई। बट लेकिन लोगों की गाइडलाइंस पीछे जब काउंसिल अंडर गाइडलाइंस है वहां पे दिया है। हम साथ ही साथ में उसके लोगों की गाइडलाइंस पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पे आईसीआई क्या बोला कि देखो, हमें एक यूनिक लोगो की जरूरत थी। ठीक है, जो मार्केट में सब लोग अलग अलग चीजें फॉलो करें, उससे अच्छा एक सबका एक कॉमन लोगो हो। तो हमें किसकी जरूरत थी, एक यूनिक लोगो। So to promote the brand of the CA profession and responding to the long-felt need of having a symbol of CA profession in India, ICAI came up with a unique logo which could be used by all members, whether in practice or not. तो यहाँ पे एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये लोगो कौन यूज कर सकता है, तो प्रैक्टिस में हो कि नहीं। देखो ये अभी इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, पर एग्जाम में जब एमसीक्यू या क्वेश्चन आएगा ना, तब कंफ्यूजन क्रिएट होएगा कि भाई ये कौन यूज कर सकता है, तो दोनों यूज कर सकते हैं। Council has decided that the use of CA logo in the stamp is permissible subject to the SOA logo guidelines। अब वहां जो गाइडलाइंस है, बहुत सिंपल लोगो है। पर अचानक से अब तुम्हें ये ना लोगो कॉम्प्लिकेटेड लगने लगेगा, बस ये सारी चीजें तुम्हें मेमोराइज करनी पड़ेगी और एग्जाम में लिखना पड़ेगा। तो वो लोग ने लोगो समझाना चालू किया। सबको लोगो पता है ना, मैं ये वाला लोगो सिखा रहा हूँ। ठीक है, वो अपना जो इंडिया वाला आया हुआ है डबल टिक मार्क वाला, फिलहाल हम वो नहीं कर रहे, वो स्टिक टू दिस। तो द लोगो कंसिस्ट ऑफ अ सी टिक मार्क inside rounded rectangle with the white background। तो आईसीआई बोला कि भाई देखो, हम लोग ने बहुत क्रिएटिविटी बनाई। हम लोग ने भाई सादा का सादा ऐसा चाहिए ना, तो हम तो यहाँ पे क्या कर सकते थे, एक सिंपल रेक्टेंगल ले सकते थे। पर हमने सिंपल रेक्टेंगल लिया हुआ नहीं है, हमने क्या लिया हुआ है, राउंडेड रेक्टेंगल। क्या लिया हुआ है हम लोग ने, राउंडेड रेक्टेंगल। भाई हम वहां पे बैकग्राउंड में कुछ भी कलर ले सकते थे, पर हम लोग ने कौन सा कलर लिया, व्हाइट कलर। फिर उसके बाद हम लोग सीए लिख सकते थे कोई भी कलर से, पर हम लोग ने ब्लू कलर लिया, क्योंकि ब्लू कलर एक कॉर्पोरेट कलर है। या ब्लू कलर क्या है, कॉर्पोरेट कलर आता है ना, ब्लू कलर जॉब्स। तो ब्लू कलर एक हमारा क्या है, कॉर्पोरेट कलर। अब ब्लू कलर कॉर्पोरेट कलर तक तो ठीक था। आज पहली बार तुम्हें समझेगा कि भाई वहां पे ब्लू कलर क्या क्या कहना चाहता है। तो भाई यहाँ ब्लू कॉर्पोरेट कलर विच also denotes innovativeness, knowledge, integrity, trust, truth, stability, depth। तो भाई इसलिए मैं आज ब्लू कलर पहन के बैठा हूँ कि ये सारी चीजें हैं। तो ब्लू कलर पहन के बैठा है कि भाई हमें क्या है, क्रिएटिविटी, इनोवेटिवनेस, नॉलेज, इंटीग्रिटी। मतलब समझ नहीं रहा है कि ब्लू कलर की बात कर रहे हैं कि एक लड़के के गुण की बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं क्रिएटिविटी हमारे कलर में, इनोवेटिवनेस है, नॉलेज है, जो इंटीग्रिटी है, ट्रस्ट है, ट्रूथ है, स्टेबिलिटी है एंड डेप्थ है। फिर उसके बाद हम लोग ने एक ऐसा उल्टा टिक मार्क लगाया। ठीक है, तो वी हैव अ अपसाइड डाउन टिक मार्क व्हिच इज टिपिकली यूज्ड बाय सीए। बट लेकिन ऐसा ही हम लोग ने नहीं किया। अब ये उल्टा टिक मार्क क्या बताता है, हैज बीन यूज्ड टू सिंबलाइज विजडम एंड वैल्यू ऑफ द प्रोफेशन। तो ये उल्टा टिक मार्क क्या बताता है, हमारा विजडम एंड वैल्यू। The members are encouraged to use the new logo as published here as it is। मतलब जैसा दिया है गया है चुपचाप वैसा यूज करो, कुछ चेंज कर सकते नहीं है। Do not change the design and colors including the white background। Refrain from rotating or tilting, मतलब हम उसको रोटेट या टिल्ट भी कर सकते नहीं। तो देखो यहाँ पे ये लोग ने क्या क्या बोला, सबसे पहले क्या मैं कलर चेंज कर सकता हूँ, नहीं। तो यहाँ पे मैं उसके बैकग्राउंड का कलर भी चेंज कर सकता नहीं हूँ। मैं रोटेट, देखो यहाँ पे सी ए को थोड़ा ए थोड़ा ऊपर डाल दिया गया है,
ये सब नहीं चलेगा, ठीक है। इसी ये सारी चीजें क्या होती है पता है, एक तो बच्चे पता है बचपन में वो पावर पॉइंट सिखाया जाता था, वो पावर पॉइंट के बाद है ना ऐसे रोटेटिंग टूल्स आते थे, पब्लिक को मजा आता था। सेकेंड, बहुत सारे वो वास्तु वाले लोग होते हैं, पता है जब अपने को सिग्नेचर करवाया जाता है तो सिग्नेचर बोला जाता है कि समझो माई सिग्नेचर इज, ठीक है, रोहित श्रॉफ, ठीक है, दिस इज माई सिग्नेचर। पर लेकिन भाई बोला जाता है कि सिग्नेचर ऐसा सीधा नहीं होना चाहिए, सिग्नेचर अपवर्ड्स होना चाहिए, तुम लाइफ में ऊपर जाने चाहिए, तो मेरा सिग्नेचर ऐसा होना चाहिए, ठीक है, अपवर्ड होना चाहिए। तो भाई तुम्हारा सीए का लोगो भी नीचे नहीं होना चाहिए, अपवर्ड होना चाहिए। वही ऐसे बोला, ऐसा सब मेरे पास चलेगा नहीं, जैसा लोगो दिया है वैसा वहां पे रखना। नेक्स्ट, पब्लिसिटी फॉर अपॉइंटमेंट, ठीक है, तो ये हमारा पूरा हो गया लोगो का गाइडलाइन, जैसे एवरीवन अंडरस्टूड लोगो का। सो कोई नहीं है, मतलब तुम जहाँ पे प्रोफेशनल स्टेशनरी पे करना चाहो, वेबसाइट पे करना चाहो, गाड़ी पे लगाना चाहो, हर जगह पे तुमको लगे। नेक्स्ट, पब्लिसिटी टू अपॉइंट पोजीशन ऑफ अ लोकल और नेशनल इंपॉर्टेंस। सीम सिंपल वे, तुम एमपी या क्या बनना चाहते हो, एमएलए, ठीक है। एमपी क्या होता है, नेशनल इंपॉर्टेंस, और एमएलए क्या होता है, लोकल इंपॉर्टेंस। आईसीआई बोल रहा है कि भाई देखो, मे मेंशन द मेंबर ऑफ आईसीआई। आईसीआई का पर सिंपल फंडा है, ठीक है। आगे आगे जैसे हम प्रोफेशनल एथिक्स पढ़ेंगे ना, काफी जगह पे उन्होंने ये एविडेंट किया भी है। पर सिंपल सुनो, आईसीआई क्या बोलता है भाई देखो, तुम अपनी पब्लिसिटी करोगे ना, हमें प्रॉब्लम। बट अगर तुम इंस्टीट्यूट की पब्लिसिटी कर रहे हो, तुम सिर्फ एक सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए फ्रेटर्निटी की पब्लिसिटी कर रहे हो, हम खुश। मतलब अगर समझो तो एमपी या एमएलए बन गया, फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ पीयूष गोयल जी। पीयूष गोयल जी इज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ही वन द इलेक्शन, ठीक है, विद द थंपिंग मेजोरिटी, ऑलमोस्ट 3,60,000 वोट्स की मेजोरिटी के साथ वो जीते। अब वहां पे वो अपने नाम के आगे क्या लिखते हैं, सी ए पीयूष गोयल, क्या लिखते हैं, सी ए पीयूष गोयल। नाउ आईसीआई बोले कि भाई लिखो ना, यार मेंबर ऑफ आईसीआई। तुम कहीं पे भी अपना फॉर्म नेम लिख रहे हो, कहीं पे भी भाई कुछ और कर रहे हो, नाम के सिर्फ आगे से क्या लिख रहे हो, सीए। आईसीआई बोल रहा है इससे तुम्हारी कहाँ पब्लिसिटी हो रही है, इससे किसकी पब्लिसिटी हो रही है, इंस्टीट्यूट की हो रही है। ज्यादा से ज्यादा जो नए स्टूडेंट होंगे वो लोग क्या होंगे, ये देख के भाई इन्फ्लुएंस होंगे कि देखो चार्टर्ड अकाउंटेंट अलग अलग फील्ड में है, अलग अलग जगह पे जा रहे हैं, अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। तो आईसीआई का बहुत सिंपल फंडा है, तुम अगर अपनी पब्लिसिटी कर रहे हो तो हमें प्रॉब्लम है, और तुम इंस्टीट्यूट की पब्लिसिटी कर रहे हो तो हम खुश है, हम वहां पे तुम्हें रोकने वाले नहीं। तो पढ़ो यहाँ पे से, मेन मेंशन, no mention of the firm name. What should we aim is to achieve suitable publicity for the, ठीक है, तो यहाँ पे वो करो, हमें कोई प्रॉब्लम। फिर इसके बाद जैसे स्टार्टिंग में याद है डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म, मैंने कल बेसिक कंसेप्ट में पढ़ाया था। फर्स्ट शेड्यूल में है तो तेरे को रिप्रीमेंड किया जाएगा, 3 महीने के लिए सस्पेंड किया जाएगा, 1 लाख का पेनल्टी। बट अगर फर्स्ट और सेकंड दोनों है या सिर्फ सेकंड है तो रिप्रीमेंड किया जाएगा, परमानेंटली निकाल सकता है, या तो कितने टाइम के लिए निकालना है आईसीआई डिसाइड करेगा, और 5 लाख तक का पेनल्टी। वो तो वहां पे जो भी कंप्लेन गया रहेगा, तो डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म आगे हम पढ़ेंगे। तो डिसिप्लिनरी जो बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन होती है वही पहले रीड करेगा कि कंप्लेन क्या आई हुई है। वहां पे वो लोग देखेंगे कि कंप्लेन का कोई लॉजिक है, कोई बेसिस है, नहीं है तो उसको उधर ही खत्म कर देंगे। है तो फिर बाद में देखेंगे वो फर्स्ट शेड्यूल का है कि सेकंड शेड्यूल का है, उसके हिसाब से आगे आएगा। डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म इज पार्ट ऑफ आवर कोर्स, करेंगे। अनुराग 8 बजे पे लेक्चर में आ रहा है। लेट सोया था, संडे में एक ज्यादा हो गई। कौन से ब्रांच से तू, अनुराग? अच्छा इधर का ही है? देखा नहीं मैंने फिजिक्स।
ठीक, सो नेक्स्ट हमारा आता है एडवर्टाइजमेंट बाय लिस्टिंग इन अ डायरेक्टरी और अ लिस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर बॉडी। देखो अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि याद है पहले तो सब कुछ हुआ करता था, वैसे है ना अब इस बार पैनल में ही है, एक सिर्फ एक डायरेक्टरी बन गई। फॉर एग्जाम्पल तुम एक बैंक्वेट हॉल में गए, बैंक्वेट हॉल वाले ने बोला कि भाई देखो ये सारे केटरर है जो हमारे पैनल के ऊपर है, तुम्हें इसी के पास से काम करना है। नाउ सेकंड केस, कोई बैंक्वेट हॉल है, बोला भाई हमारा कोई मोनोपोली नहीं है, तुम जो भी केटरर के पास काम करवाना चाहो, जो भी डेकोरेटर के पास करवाना चाहो चलेगा। पर हम बोले भाई तेरे पास ही किसी केटरर का नंबर है तो दे दे, बिकॉज हमारे पास कोई ज्यादा कांटेक्ट नहीं है। तो उसने अपने को एक लिस्ट दे दिया कि ले ये 5 से 7 अलग अलग केटरर, इसे हम कहते हैं लिस्ट। ठीक है, तो पैनल होना अलग बात है, पैनल मतलब क्या, उन्हीं के पास से हमें क्या करवाना पड़ेगा काम। लिस्ट होना मतलब क्या पैनल है क्या, नहीं। तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट बाय लिस्टिंग इन अ डायरेक्टरी और अ लिस्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप। समझो आई टैट, सबको आई टैट समझते हैं। तो आईटेट ने वहां पे क्या कर दिया, वहां पे एक लिस्ट बना दिया कि जो भी लोग ये लिस्ट में है उनके पास से तुम काम ले करवा सकते हो। क्या मैं वहां पे अपना नाम डलवा सकता हूँ? यस, बट कांट प्रोवाइड द नेम ऑफ द क्लाइंट्स एंड सर्विसेज ऑफर्ड बाय दिस फर्म। ठीक है, एग्जाम्पल इन लिस्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ आईटेट व्हेन अ सीए इज अ मेंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर। अब आईसीआई ने यहाँ पे देखा कि भाई देखो बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स क्या बनते जा रहे हैं, डायरेक्टर। इसके लिए वो लोग ने एक और नई गाइडलाइंस वहां पे इशू की कि क्या मैं अपना नाम प्रोस्पेक्टस में डाल सकता हूँ? यस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट नो फर्म नेम एंड नो एडवर्टाइजमेंट ऑफ प्रोफेशनल अटेनमेंट्स। बाकी इन जनरल क्या मेरा एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट किसी प्रोस्पेक्टस में नाम हो सकता है? यस। पॉइंट नंबर 11 which you must take care in case if you achieve a rank. Press note of a success of a candidate in exam may contain, मतलब लेट अस से मेरा एक आर्टिकल असिस्टेंट है, ठीक है, अब उसको रैंक आया, बहुत अच्छा स्कोर आया, तो क्या मैं उसके बारे में न्यूज़पेपर में पब्लिसिटी कर सकता हूँ? यस। ये लोग बोले कि भाई देखो अगर तुम्हारे आर्टिकल असिस्टेंट को रैंक आया है, समझो भाई उसको ऑल इंडिया रैंक 1 आया, मैंने न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल दे दिया उसके बारे में और लिखा कि वो मेरे फॉर्म का हिस्सा था, भले उसके रैंक में मेरा कोई योगदान नहीं है, मैंने तो उसको छुट्टी नहीं दी थी, मैंने तो उसको पूरी तरह से उसकी बैंड बजाई थी, बट फिर भी वो मेरा आर्टिकल असिस्टेंट था, तो उसको अगर रैंक आया तो मैं वो क्लेम करके अब क्या कर सकता हूँ, पब्लिसिटी। तो यहाँ पे मैं क्या दे सकता हूँ, हिज नेम एंड एड्रेस एंड हिज बैकग्राउंड। सक्सेस डिटेल मतलब फॉर एग्जाम्पल कौन सी रैंक आई है, तो रैंक नंबर, नेम एंड द फॉर्म ऑफ हिज प्रिंसिपल। पर आईसीआई बोल रहा है कि भाई देखो कोई अनडिजायरेबल पब्लिसिटी नहीं होनी चाहिए आर्टिकल की, प्रिंसिपल की या तो फॉर्म। ठीक है, बस देखो जो बंदा अब रैंक लेके आया है वो भी तो कल जाके क्या बनने वाला है, आईसीआई का मेंबर। तुम उसकी वहां पे पब्लिसिटी कर रहे हो तो वो भी तो सही होने वाला नहीं है। तो बेयर चीजें लिख के आनी चाहिए कि फॉर एग्जाम्पल लेट अस से ही इज कॉल्ड AIR1, वी एज अ सीएफओ वुड वांट टू कांग्रेचुलेट हिम एंड ऑल द बेस्ट विशेस, बस इतना करके तुम न्यूज़पेपर में छापना चाहो तो छाप सकते। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला, क्या डाल सकते हैं, हिज नेम। दूसरा क्या डाल सकते हैं, एड्रेस। दूसरा हम क्या देख सकते हैं, हिज सक्सेस डिटेल्स, नेम एंड फॉर्म ऑफ हिज प्रिंसिपल, बट नो अनसिटी ऑफ द आर्टिकल प्रिंसिपल ऑफ द। नेक्स्ट, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, याद करो ऊपर अपने को अलाउ किया गया था कि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। A member empaneled as insolvency professional or a registered valuer can mention insolvency professional or registered valuer respectively on his visiting card। मतलब ये दोनों डेजिग्नेशन को क्या किया गया है। ठीक है, तो याद करो ऊपर डेजिग्नेशन में हम लोग को बोला था अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई चीज को रिकॉग्नाइज करता है तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंड रजिस्टर्ड वैल्यूअर वही चाहिए। पॉइंट नंबर 13, पहला ऐसा पॉइंट आया है जहां पे आईसीआई हमें कुछ एनकरेज कर रहा है। अब तक बोल रहा है ये नहीं करने का, वो नहीं करने का, ऐसा नहीं करने का, अब वो लोग बोल रहे हैं कि देखो जब भी तुम कोई रिपोर्टर सर्टिफिकेट इशू करते हो तो यूजुअली रिपोर्टर सर्टिफिकेट जो भी सारी चीजें करते हो किसके ऊपर करना चाहिए, तुम्हारे लेटर हेड के ऊपर। आईसीआई कहता है कि जैसे लेटर हेड देते हो, समझो तुम्हारे पास किसी ने स्टॉक सर्टिफिकेट मांगा, तुम नॉर्मल पेपर पर लिखने के बदले अगर किसके ऊपर देते हो, लेटर है, तो तुम्हारा फॉर्म नेम आया, तुम्हारा एड्रेस आया, तुम्हारा टेलीफोन नंबर आया, तुम्हारा ईमेल आईडी आया, इन शॉर्ट तुम्हारा, तुम थोड़ा बहुत तो एडवर्टीजमेंट हो रहा है।
तो ऐसे बोला कि ये सारी चीजें करो, इनफैक्ट उस बहाने तुम्हारा नाम लोगों के सामने आता जाएगा। तो रिपोर्ट्स एंड सर्टिफिकेट, ठीक है, लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ रिपोर्ट issued by a CA bring him to the notice of public in a greater or a lesser degree. Member may, however, note that they should use a letterhead of their firm for issuing reports and the certificates. क्या समझा सबको ये? तो ये हमारा क्या हो गया, रिपोर्ट्स एंड। नेक्स्ट आता है अपीयरेंस ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ठीक है, वापस थोड़े रिपीटेटिव पॉइंट्स दिए हुए हैं। May appear on television, films, internet, and agree to a broadcast in the radio, or give lectures at forums and may give their names and describe themselves as। यहाँ पे special qualification or a specialized knowledge directly relevant to the subject matter of the program may also be given। मतलब हमारा मेन काम क्या है? फॉर एग्जाम्पल लेट अस से मैं स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग से रिलेटेड क्या लेने गया हूँ वहां पे, फॉर एग्जाम्पल एक सेमिनार। अब मैं बाकी मेरे को एक्सपर्टीज के बारे में बात नहीं करूंगा, भाई मेरी एक्सपर्टीज स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग से रिलेटेड है तो मैं बता दूंगा। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से मैं डिजिटल ऑडिट के बारे में बात करने गया, मैं कहीं पे मेरी और एक्सपर्टीज के बारे में बात नहीं करूंगा, पर मैं डिजिटल ऑडिट से रिलेटेड मेरी जो एक्सपर्टीज है बताऊंगा। बस जब भी मैं सेमिनार लेने जाऊंगा, जो मेरा सेमिनार सुन रहा है वो भी तो जज करेगा ना कि इसको इस पर्टिकुलर चीज में कितना एक्सपीरियंस है, तो उतना रिलेटेड चीज मैं वहां पे बता सकता हूँ। नेक्स्ट, firm name may also be mentioned. However, exaggerated claim or any kind of comparison is not permissible. तो फॉर्म नेम दो, पर वहां पे एग्जैजरेट करो या कंपैरिजन करो कि हमारा फॉर्म तो दूसरे फॉर्म से बेटर है, ये सारी चीजें चलेगी। नेक्स्ट, राइटिंग आर्टिकल्स और लेटर्स टू द प्रेस। चलो नेक्स्ट क्या दिया है, राइटिंग आर्टिकल्स और लेटर्स टू द प्रेस। Members writing articles or letter to the press on subject connected with profession may give their member names and use the descriptions। तो अगर समझो मैं अपने प्रोफेशन रिलेटेड किससे रिलेटेड लिख रहा हूँ तो चलेगा, मैं अपने नाम के आगे क्या कर सकता हूँ, सीए भी लिख सकता हूँ और वहां पे अपना डिस्क्रिप्शन भी दे सकता हूँ। पब्लिक अनाउंसमेंट विद द डिटेल्स ऑफ डायरेक्टर। अब काफी बार ऐसा होता है कि भाई प्रोस्पेक्टस और सारी चीजें छापी जाती है जहां पे हमारे बारे में लिखा जाता है, समझो हम वी एस चार्टर्ड अकाउंटेंट और डायरेक्टर थे, अब हमारे बारे में वहां पे काफी सारी चीजें प्रिंट की गई है, बट लेकिन वी नीड टू मेक श्योर कि वो लोग ने ऐसी कोई भी चीज प्रिंट नहीं की है जो क्लॉज 6 और क्लॉज 7 में वहां पे हमेशा परमिटेड नहीं। तो इन केस ऑफ अ प्रोस्पेक्टस हम एज चार्टर्ड अकाउंटेंट हमेशा क्या बोलेंगे दूसरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, तो जैसे प्रोस्पेक्टस बन जाए तुम थर्ड पार्टी को इश्यू करो, उसके पहले ये पूरा प्रोस्पेक्टस मेरे को दे देना। बस हमारे खुद के थोड़े कोड ऑफ कंडक्ट है विच वी नीड टू कंप्लाई, तो हम वो पूरे कोड ऑफ कंडक्ट को गो थ्रू करेंगे, वी विल मेक श्योर कि जो प्रोस्पेक्टस में लिखा है वो परमिसिबल है कि नहीं, हमें को बताए बिना ये हमारे बारे में प्रिंट की हुई है तुम थर्ड पार्टी को देने वाले नहीं। देखो वरना आदत क्या होती है पता है, लोगों को ग्लोरीफाई करने की आदत होती है, लोगों को अच्छा भी लगता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी सेमिनार होगा, कोई भी इवेंट होगा, तो जो भी चीफ गेस्ट आता है उसको बहुत ग्लोरीफाई किया जाता है। तो अगर कंपनी अपना प्रोस्पेक्टस बनाती है तो लोग अपने डायरेक्टर्स को बहुत ग्लोरीफाई करते हैं, क्यों? क्योंकि जब नई कंपनी है तो लोग पैसा किसके ऊपर लगा रहे हैं, जो लोग मैनेज करने वाले उसी के बेसिस के ऊपर। तो लोग बोल रहे इतना ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए, तुम्हें हमें को दो, हम रीड करेंगे, हमें बराबर लगा, उसी के बाद हम अप्रूव करें। चलो सब रीड करो यहाँ पे से।
The council has ठीक है। एडजेक्टिव मतलब क्या कहना चाहते हैं, उनके बारे में कोई ना कोई अच्छी चीजें लिखी रहेगी, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ही इज वन ऑफ द बेस्ट ऑडिटर, वन ऑफ द बेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। नेक्स्ट, अटेंशन। It is advisable for the that as soon as is appointed as a, he should invite फिर उसके बाद द यूज ऑफ सीए इज परमिसिबल, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं प्रोस्पेक्टस में नाम के आगे क्या लिख सकता हूँ, सीए। However, the member must ensure that the description about his expertise, specialization, and knowledge in any particular field or appellation or objectives are not published with his firm. Particulars about the directorship held by the firm and other companies can, however, be given, but the name of the firm of the C in which the member is partner should not be given. ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। तो यहाँ पे ये लोग क्या बोल रहे हैं, अदर कंपनीज जहाँ पे हम लोग क्या है, डायरेक्टर उसका नाम लिख सकते हैं, बट लेकिन हम कहाँ कहाँ पे पार्टनर है, वो सारी चीजें हम प्रोस्पेक्टस में लिख के दे सकते हैं। ठीक है। हाँ, उनको भी ना, क्योंकि वो डीम टू बी इन प्रैक्टिस है, उनको भी ये सारी चीजें एप्लीकेबल हो जाएंगी। हाँ, मतलब कोई भी, फॉर एग्जांपल मैं उनके अकाउंट से रिलेटेड काम करके दे रहा हूँ, अकाउंट से रिलेटेड एडवाइजरी दे रहा हूँ, या मैं खुद उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहा हूँ। सी वो तो इन सर्विस हो गया ना, बिकॉज आई एम गेटिंग माई सैलरी, ऐसा नहीं। बट अगर समझो वो लोग के बुक्स ऑफ अकाउंट्स उसने हमको आउटसोर्स किए हुए हैं, और मैं उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स मैनेज करके, तो उसे लेना पड़ेगा। और नहीं लिया तो हम डीम टू बी इन प्रैक्टिस। नहीं, सर्विस वाले को आगे वाले जो हम जाएंगे पार्ट 3 वाले, वो पार्ट 3 लगेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2 वाले नहीं लगेंगे। ठीक है, चलो अब उसके बाद आता है हमारा नेटवर्क फॉर्म का गाइडलाइन, विच इज कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ एवरीथिंग। पहले क्या करो, पॉइंट नंबर 1 to 16 जो अपन ने किए उसको क्विकली गो थ्रू करो, हम उसके पूरे क्वेश्चन बैंक पे देखते हैं, और उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं हमारा नेटवर्क। नहीं, फिर तो इनडायरेक्टली हो ही गया। तो सी, वहां पे बेसिक चीजें लिखने में कहाँ वो लोग मना कर, हमें बहुत ग्लोरीफाई करने को मना कर रहे हैं, एडजेक्टिव लिखने को मना कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर समझो मैं कोई कोचिंग इंडस्ट्री का कोई नया कंपनी बनता है, ठीक है, उसका मैं अगर डायरेक्टर बनता हूँ, तो ऐसा लिख सकते हैं, इज इन द कोचिंग इंडस्ट्री सिंस लास्ट 8 years, ऐसा सारी चीजें लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं। पर लेकिन ग्लोरीफाई करके ऐसा कुछ नहीं कर सकते। वो सी आईसीआई का सिंपल फंडा है, वो लोग क्या कह रहे हैं, वो लोग क्या डिसीजन ले रहे हैं, अगर ये करने की वजह से तेरे को अगर प्रैक्टिस तेरी ग्रो होगी तो हमें नहीं चाहिए। इन जनरल अगर लिखा कि मैं इंडस्ट्री में हूँ, एजुकेशन इंडस्ट्री में 8 साल से, क्या मेरे को कोई नया क्लाइंट मिलने वाला है? बट अगर ऐसा लिखा, ही इज इनटू ऑडिट ऑफ कोचिंग इंडस्ट्री, ही हैज ऑडिटेड फॉर एग्जांपल जेके शाह क्लासेस, वेयर इन द एंटरप्राइजेस, अ लिस्टेड एंटिटी XYZ, तो वहां पे क्या हो रहा है,
शायद मेरे को ऐसा कोई और एजुकेशन इंडस्ट्री वाला पड़ेगा और सोचेगा यार ये तो यार ये सारी इंडस्ट्रीज में ये सब ऑडिट कर रहा है, मेरा भी ऑडिट अच्छे से करेगा। बायजूस सोचेगा चलो मेरा भी इसको दे दो, तो वो प्रॉब्लम। बाकी इज ओके। ठीक है, जल्दी 1 to 16 को फटाफट से रीड थ्रू करो एंड देन लेट अस गो टू द क्वेश्चन बैक। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन 38 से चालू करते हैं क्योंकि बीच के क्वेश्चन थोड़े गाइडलाइंस के ऊपर है। नाउ मिस्टर अदनान, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, is a partner of 4 firms. So Mr. Adnan, CA in practice, is a partner in how many firms? 4 firms. Now, while printing his personal letterheads, Mr. Adnan gave the names of all the firms in which he is a partner. बताओ चलेगा कि नहीं चलेगा? देखो यहाँ पे ये चलेगा। देखो उसी का फॉर्म है ना, उसका लेटर हेड है, बाकी सब जगह पे उसका फॉर्म नेम नहीं चलेगा। मेरा खुद के 4 फॉर्म है, मेरा लेटर हेड है। अब मैं मेरे लेटर हेड पे चारों फॉर्म का नाम प्रिंट करूँ, क्या फर्क पड़ता है? क्या इससे मेरी कोई पब्लिसिटी हुई? मेरा ही लेटर हेड है। मैं अगर समझो फॉर एग्जाम्पल लेटर से आई एम अ पार्टनर in RSN company. I am a partner in SRN company. I am a partner in RSSN company. I am a partner in SRRN company. अब भले ना मैं चारों लोगों का नाम लिखूं, क्या फर्क पड़ता है? तो यहाँ पे देर इज नो रिस्ट्रिक्शन। स्टार मार्क करो, मेजोरिटी लोग की क्वेश्चन में गलती होती है। तो देर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द फॉर्म as to mentioning the name of the personal letterhead under clause। चलो क्वेश्चन 39 इजीली क्रैक कर सकते हो इसे।
हाँ, ब्रांचेस तो नहीं बोल सकते इस पे। हाँ वही है ना, एट द एंड हमारा ही है, मतलब इससे क्या फर्क पड़ेगा, जो क्लाइंट मिलना है मेरे को ही मिलने वाला है ना, इससे मेरे को पब्लिसिटी। हाँ, उससे क्या फर्क पड़ेगा, पर लेकिन इवेंचुअली काम तो मेरे पास ही आने वाला। नेक्स्ट, be a practicing chartered accountant as well as a qualified lawyer was permitted by the bar council to practice as a lawyer also. He printed his visiting card where he mentioned the designation as chartered accountant and advocate. याद है मैंने वहां पे एक नोट लिखवाया था, दो विजिटिंग कार्ड होने चाहिए। अब यहाँ पे इन दिस केस एक ही में कर दिया तो ये नहीं चलेगा। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन था, फिर नोट रहा यहाँ पे इंक्लूड किया है कि नहीं। वहां पे वो लोग ने बोला कि एक ही विजिटिंग कार्ड था, आगे पीछे छापा हुआ, तो भी नहीं चलेगा। ठीक है, नहीं, याद करो कल फॉर्मेट ऑफ द आंसर डिस्कस करवाया था। हम क्या लिखेंगे, एज पर क्लॉज जो भी है, फॉर एग्जांपल 7 ऑफ द पार्ट 1 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल, अ सीए इन प्रैक्टिस shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he, फिर पूरा क्लॉज लिखो। सेकेंड पैराग्राफ में जो केस स्पेसिफिक है, यहाँ पे जो आंसर में तुम्हें दिख रहा है शॉर्ट में वो लिखो। थर्ड पैराग्राफ में क्या लिखोगे, करो मिस्टर, a chartered accountant in deliver a speech in the organized by the Ministry of Textile. While delivering the speech, he told to the audience that he is a management expert and his firm provides services of taxation and audit at reasonable rates. He also requested the audience to approach his firm of chartered accountants for these services. And at the request of the audience, he also distributed the business cards and telephone number of his firm to those in the audience. क्या ये चलेगा? ठीक है, बट दिस इज अ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, इस चीज में क्वेश्चन को asked at least 6 times. Next, SP, a chartered accountant, obtains a registration as a under the SEBI's rules and regulation and act as an advisor to the capital issue of the MB Company Limited. He designated himself under the caption merchant banker in the client offer document and advisor to the issue in his own letterheads, visiting cards and professional documents. चलेगा कि नहीं चलेगा? सो यहाँ पे जब ऐसा नहीं दिया रहेगा, वी आर गोइंग टू अज्यूम कि ही इज इन प्रैक्टिस, तो यहाँ पे लिख दो है। क्वेश्चन नंबर 42, Mr. M, a chartered accountant in practice, has printed visiting cards, which besides other detail also contains a QR code. The visiting card as well as the QR contains his name, office, residential address, contact details, email ID, and the name of the firm's website. चलेगा, ठीक है, तो जो भी चीजें हमें नॉर्मली परमिट की गई है, क्यूआर कोड के अंदर भी अगर वही चीजें होगी तो चलेगा, कोई और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होगी तो नहीं चलेगा। तो पढ़ो आंसर, नो मिसकंडक्ट and in getting the visiting cards printed by the contact details, email ID and the name of the firm website. Also, no misconduct arises in printing the QR code on visiting card
if it does not contain any information that is otherwise permissibly to be printed on the screen. Question 43. R, a practicing CA, is a director in X Limited, a public company. The prospectus of X Limited mentions the name of Mr. R as a director with his various professional attainments, his areas of specialization and expertise. क्या ये चलेगा? क्या नाम हो सकता है पर ये सारी चीजें दे सकते हैं. Question 44. A CA in practice, empaneled as IP professional, that is insolvency professional, has mentioned on his visiting card, letterhead, and other communication also. Mr. A, while residing in the neighborhood, in his neighborhood, has filed a complaint. Sorry. Residing in his neighborhood has filed a complaint for the professional misconduct against the said member for such mention of the insolvency professional. ठीक है, तो यह हमें अलाउ किया गया था, कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है, इसको स्टार मार्क करके रखो. The company has appointed a practicing chartered accountant as an independent director on its board. The said company publishes description about the chartered accountant expertise, specialization, and knowledge in any particular field, or add appellations or adjectives to his name in the prospectus or the public announcements issued by the company. Whether the said publication will be covered under the code of ethics, what should be the role of chartered accountant in this regard? देखो सारी चीजें चलेगी बट लेकिन यहाँ पे वो लोग ने साथ ही साथ क्या डाल के रखा हुआ है, एक्सपर्टीज. तो वो सारी चीजें हम नहीं डाल सकते ना. तो यहाँ पे द नेम कैन अपीयर इन द प्रोस्पेक्टस, however expertise cannot. Therefore CA in the capacity of a director shall always request any public communication should be approved by him, and the code of ethics should be brought to the notice of the. देखिए ये वाला चीज रिपीटेटिव है. रीड करो मिस्टर, सब एक साथ रीड करो. अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड एक मिनट वापिस एक बार, जो स्पीच डिलीवर करे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं. नहीं ना, तो अपने को एक बार पे पता है वो टीवी वाले और सबने बोल दिया था कि होस्ट शुड आल्सो नॉट डू इट, पर वो सीए नहीं है. तो एनीवन एल्स आल्सो शुड नॉट डू एनीथिंग. मतलब वरना तो हमेशा ऐसा ही होगा ना कि मैं खुद कहाँ बोल रहा हूँ यार, ये तो ये लोग मेरे बारे में बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं. तो नहीं चाहिए. ठीक है, सो यहाँ पे मैंने क्यों ये क्वेश्चन को वापस रहने दिया है. ऊपर अगर देखोगे मिस्टर निगेल वाला क्वेश्चन था जिसको एफएक्यू मार्क किया था, देख रहे हो. ठीक है, यहाँ पे भी देखो लगा. तो यहाँ पे मिस्टर निगल वाला क्वेश्चन था और वहां पे भी वो सेम सिमिलर टाइप का क्वेश्चन था. व्हाट आई वांट यू टू नोटिस, दोनों में दे आर कोटिंग क्लॉज 7 एंड क्लॉज 6. क्योंकि इन अ वे मैं अपनी एडवर्टाइजमेंट तो कर रहा हूँ ना, और जहां जहां पे एडवर्टाइजमेंट होगा क्लॉज 7 के साथ क्या आएगा, क्लॉज 6. सो मैं यहाँ पे एट द एंड व्हेन वी आर डन विद क्लॉज 7, एक और हमारा गाइडलाइंस बाकी है. हम एक नोट लिखेंगे, एक काम करो अभी नोट लिख लो. जहां पे क्लॉज 7 स्टार्ट हुआ, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट लिखा हुआ है, वहां पे लिखो एरो मार्क करके.
whenever he advertises his professional attainments, whenever he advertises his professional attainments, since it also leads to advertisement, you will also quote clause 2. Sorry, also quote clause 6. But however, every time clause 7 is quoted, we need not quote clause 6. For example, if question relates to designation, clause 6 need not be quoted. Clause 6 need not be quoted. So let us take a short of 5 minutes break. मेरे को बताओ तुम्हारा लॉ का सेल्फ पेज मॉड्यूल हो गया जेकेसी? लॉ नहीं है। ठीक, चलो कोई नहीं। वो बस अपना जो नेटवर्क गाइडलाइंस है उसका थोड़ा रेफरेंस वहां पे भी है, तो मेरे को पता चले कितना डिटेल में पढ़ा है। ठीक है, सो विल हैव टू गो थ्रू इन डिटेल। ठीक है, तो लेट अस we'll take a break of 5 minutes and resume back after 5 minutes.